जय हिंद। हम 10th क्लास के फिर से एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, अध्याय पहला का है। आइए हम इसे समझते हैं बारीकी से, ये क्या कहता है। इसे देखते हैं। अध्याय पहला से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन अभिक्रिया पूछा जाता है, समीकरण पूछा जाता है, बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए रहता है। प्रत्येक एग्जाम में लगभग हर एक बोर्ड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो 10th क्लास के, यानी कि चाहे जो भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड, बिहार या जो भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी की किताब से है। देखिए क्या कहता है पहले में, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे में यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको एक हाइड्रोजन को ले लिया और ऑक्सीजन को ले लिया, तो बन गया क्या, H2। H2O का निर्माण, ये पानी का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा में है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दो हिस्सा लिए, ये अभिकारक कहलाए, है ना। इसे हम और समझते हैं बारीकी से। इसे हम इरेज कर देते हैं और इरेज कर देने के बाद हम इसे फिर से हम लिख देते हैं इसको। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स लिखें, ऑक्सीजन लिखें और एरो के निशान क्या बना था, H2O बना था। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बना, नए गुण वाला पानी का निर्माण किया। यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है दूसरा में कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते थे। रासायनिक अभिक्रिया तो ये हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन हिस्सा कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा है। तो इसे हम कहेंगे अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे हम। ठीक, अच्छा, ये हो गया कहानी। और आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है तीसरा पॉइंट में, कि तीसरा में कहता है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया अभिकारक, इधर वाला। और लेकिन जो निर्माण हुआ, क्या, पानी का निर्माण हुआ, इसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, ये हो गया H2 जो निर्माण हुआ वो उत्पाद हो गया, उसे उत्पाद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया तो हमारा जब समीकरण जब भी होगा, तो जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया हाइड्रोजन, जैसे मैं मान लिया जाए कि HCl का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जोड़ेंगे तो HCl बनता है। यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा, हम आगे हम समझाएंगे इस बात के बारे में। तो उत्पाद इसे कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझिए, उदाहरण में कहता है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब भोजन इंसान खाता है या कोई भी जीव खाता है, तो वो श्वसन के दौरान वहाँ भोजन का होता है, विघटित होता है। और जब भोजन विघटित होता है, तो भोजन विघटित होने के कारण जो भी जीव भोजन खाता है उसे ऊर्जा प्राप्त होता है। तो भोजन का पाचन श्वसन से लोहे पर जंग लगना। जैसे मान लिया जाए कि लोहा है, इस चैप्टर को जरा बारीकी से समझिए, बहुत आसान है समझ पाना इसे। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन देखिए कैसे रासायनिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लगना। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक आयरन का लोहा है, और जैसे मान लीजिए कॉपर है या लोहा है, उस पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की परत चढ़ गई। तो Fe और ऑक्सीजन का परत जो चढ़ जाता है, इससे कि वो चित्ती लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम चित्ती बोलते हैं, जंग बोलते हैं। मैग्नीशियम फीते को जलाना, दही का बनना, ये सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहता है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है। और देखिए उत्पाद हम बताए थे किस तरफ, देखिए यहाँ पे देखिएगा CH4 और ऑक्सीजन। ध्यान देने वाली बात है कि CH4 को क्या बोलते हैं, आगे जाएंगे, आगे जब चलेंगे हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चौथा चैप्टर में मिलेगा। CH4 को मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो CH4 और O2 ये दोनों जुड़ करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण कर रहा है, और इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो कहता है जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के, उत्पाद कौन बना, इधर साइड वाला क्या बन रहे हैं,
उत्पाद बन रहे हैं। और ये वाला क्या है, ये वाला अभिकारक है ना, अभिकारक है इस तरफ वाले। इससे हम फिर से एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो जो तीर के बायां तरफ, जो तीर के बायां तरफ होते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तीर के दायां तरफ वाला को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद यानी कि जो बना, इनसे जो बना ना वो हो गया उत्पाद। तो जीन अभिक्रिया में उत्पाद, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। देखिए ग्लूकोज है C6H12O6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन O6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से क्रिया कराने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, फिर भी यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा। तो ध्यान दें, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, हर एक बोर्ड 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। जीन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ यानी कि अभिक्रिया हो रहा है। हम पीछे बताया कि अभिक्रिया यानी कि मान ली बताए थे हम क्या कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों जोड़ दिया जाए तो ये अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे भी मीथेन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो इसमें ऊर्जा बनती है, यानी कि ऊर्जा निकल, जैसे चूने, हम चूना लाते हैं खरीद कर दुकान से, उसमें हमने पानी डाल देते हैं तो बदकने लगता है, बुलबुला देने लगती है और उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वो भी उदाहरण हम दे सकते हैं, है ना। अब ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा। अब हम उसको भी उदाहरण दे देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे होता है इसे। जैसे चूना का पाउडर है, कहाँ से हम ले रहे थे पेन, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस हमने पानी डाला तो क्या बनता है, CaOH बनता है। ये हो गया बुझा हुआ चूना। देखिए चूना जब बनेगा यहाँ पे क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, बहुत सारा आग निकलता है। ये देखिए ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि कैल्शियम चूना पाउडर का ये है, इसमें पानी हमने H2O मिला दिया और बन गया CaOH इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH को। तो इसको हम ऊष्माक्षेपी भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि जीन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अब जरा यहाँ पे देखना है, अपचयन होता है जब किसी पदार्थ में, जैसे लोहा है तो लोहा में ऑक्सीजन लग गया तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। नहीं सॉरी, यहाँ पे जरा सब ध्यान से, अपचयन में कहता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जैसे में क्या है, जैसे में यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके पास एक कॉपर ऑक्साइड है CuO और प्लस हाइड्रोजन से अभी क्रिया करा रहा है। यहाँ पे जब इसको हीट करेगा तो क्या हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा और H2O अलग हो गया। यहाँ पे देखिए CuO यहाँ पे कॉपर यानी कि तांबे में ऑक्सीजन की परत चढ़ गया, जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर अलग पानी अलग हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इससे हट जा रहा है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर से जब ऑक्सीजन हट गया तो यानी कि इसमें कॉपर में पहले ऑक्सीजन था, जुटा हुआ था, और इसको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि उसमें से हानि हो जाए, ऑक्सीजन चला जाए तो अपचयन कहलाता है। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम उपचयन कहते हैं। इसे हम फिर से, हम उपचयन का उदाहरण दे रहे थे यहाँ पे, इसे हम फिर से यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब अगर कॉपर है, अब कॉपर में अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉपर अगर है और प्लस H2O पानी में रख दिया जाए इसे तो क्या बनेगा, CuO प्लस H2। यहाँ दोनों का उदाहरण तो दिया हुआ है, इसका इस तरफ से बताया गया है, इसका इस तरफ से बताया गया है। तो उपचयन, यहाँ वाला जो ऊपर दिखाया गया है से उपचयन है, और जो नीचे है से क्या हो रहा है, इसमें ये कॉपर में अपचयित हो रहा है, यहाँ से कॉपर उपचयित होता है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन, या तो हम इसे क्या कहते हैं, अवकरण। और अगर हम इससे अगर ऑक्सीजन की अगर यहाँ पे वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण बोलते हैं, ये भी बोलते हैं इसको, अवकरण और ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो अवकरण में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ध्यान से ये चीज़ें समझ में आए। तो इस अभिक्रिया में कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, यानी इस उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया, एग्जाम में पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस तरह से दिखा करके आपको
और यहाँ पे उपचयन और उपचयन जो हो रहा है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना भी बहुत आसान है। ये क्वेश्चन लगातार लगभग पूछता है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 1 नंबर में, जिस तरह से पूछता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक का मतलब इस तरफ वाला दिखाया गया है, अभिकार तीर के बायां तरफ वाला को अभिकारक बोलते हैं। दो या दो से अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस समय हम बताया था H+2 तो 2 है, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, तो क्या बनाया था, H2O बनाया था। अब यहाँ पर देखिए कोयले का दहन में संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिल करके एक तीसरे पदार्थ का, नया पदार्थ का निर्माण कर। जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो 2 या 2 से अधिक, तो 2 तो है, अब देखिए 2 से अधिक भी मिलेगा कहीं पे। अब देखिए यहाँ ध्यान से, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो क्या बन रहा है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी जल का 2 मोलिक्यूल बना, 2 यहाँ पे है, तीर के बाएं तरफ 2 मिला मोलिक्यूल्स, और मिल करके 2 अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण किया, क्या, पानी बना दिया। अब यहाँ पे देखिए चूना पाउडर मिल गया, जो पिछले हम बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे मिला जल, जब पानी मिला दिया तो बुझा हुआ चूना बन गया। इसको भी कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दोनों में इसको हम उदाहरण दे सकते हैं। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, इधर तीर के जो बाएं तरफ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ वाला को उत्पाद, जो बन करके तैयार होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। यह है द्विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस समय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना। यहाँ से अभिक्रिया वाला क्वेश्चन लगभग पूछने की आशंका सबसे ज़्यादा रहता है। देखिए कहता है, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो 2 यौगिक, मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या दिखाया है, सोडियम सल्फेट Na2SO2 सोडियम सल्फाइड, यहाँ पे BaCl2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक गलत इसमें क्या किया है क्वेश्चन में कि Na2SO4 होगा, Na2SO4 होगा, यहाँ क्वेश्चन गलत दिया है, Na2SO4। अब में BaCl2 से भी क्रिया कराएगा तो देखिए बेरियम जो है इस पर अटैक करेगा, बेरियम है से यहाँ से सल्फर को उठा लेगा, और सोडियम जो है से क्लोरीन को उठा लेगा। अब देखिए 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो देखिए 2 जहाँ पे सोडियम के लिए भी 2 है और क्लोरीन के लिए भी 2 है, तो 2 NaCl, ये क्या बन गया, सॉल्ट, है ना। अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट का निर्माण करें, कह रहा है कि दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो देखिए बेरियम चला गया सल्फेट के साथ और सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ, तो दोनों तरफ से तो आयनों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि इस तरफ से यहाँ गया और इस तरफ से यहाँ आया। तो दोनों जब आदान प्रदान होते हैं तो हम इसे द्विविस्थापन कहते हैं। द्वि का मतलब दोनों तरफ से, विस्थापन माने हटना, यानी दोनों तरफ से हटा। कहाँ से हटा, इधर से भी बेरियम हटा और इधर से भी सोडियम हटा, यानी दोनों तरफ से विस्थापित मतलब हट जाना। तो इस अभिक्रिया को याद कैसे कीजिएगा कि इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना। इसे हम द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट का निर्माण, उत्पाद जो बन गया, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और ये सॉल्ट NaCl बन गया। इसे हम नमक, साधारण नमक भी कहते हैं। बेरियम सल्फेट सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया को। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है, देखिए ध्यान से जरा। विस्थापन अभिक्रिया में कहता है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रिया से, अभी हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझा कि दोनों तरफ से विस्थापन होता है, इधर से भी होता है इधर से भी होता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि ये देखिए यहाँ फिगर सहित हमने यहाँ पे आपको बताया है। इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी कि जो ज़्यादा मजबूत होगा ना, जैसे 2 मान लिया जाए कि व्यक्ति की लड़ाई होती है, एक ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति,
तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कमज़ोर व्यक्ति को हरा देता है। लड़ाई में, मारपीट करने में, किसी तरह से झगड़ा करने में वो जो हरा देते हैं, उसी तरह से यहाँ भी तत्व में भी देखेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें से, जरा समझिए बारीकी से। कहता है कि इन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक को विस्थापित कर देता है, यानी उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापित करने का मतलब हटा देना। ये वाला जरा कमज़ोर है, ये बड़ा आदमी है, ये गया इसके पास कह रहे तू हट, इसको जाकर क्या किया, इसको हटा दिया, ये विस्थापित कर दिया, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या करेगा इसमें से, यहाँ पे हम फेरस अभिक्रिया कराएंगे। अब फेरस ऐसे कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली है अभिक्रिया के मामले में। तो फेरस कहा कॉपर को किया, कॉपर तो यहाँ से भागो, है ना, इस कमज़ोर था, जब अभिक्रिया किया तो ये कॉपर बेचारा अलग हो गया, कमज़ोर है, अभिक्रियाशील नहीं है, तो कॉपर अलग हो गया, ये हो गया फेरस के साथ। कहा कि हम रहेंगे इसके साथ, तुम फैले जाओ, ये बेचारा कमज़ोर अलग चला गया। तो इन अभिक्रियाशील तत्व, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटा देते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे फेरस और कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया, कॉपर अलग हो गया। यहाँ पे देखिए यह स्टैंड बना हुआ रहेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्टैंड है, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन लिया गया है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा यानी फेरस को डुबो दिया गया है। यह है लोहे की कील, यही है Fe, और विलयन जो है क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन है, और धागा से बांधा गया है। और यहाँ पे कहता है क्या कि लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, लोहे की कील में भूरे की कॉपर की परत जम गई, और कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन, नीले रंग का विलयन हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। FeSO4 हुआ, अब FeSO4 के विलयन का रंग कैसा होता है, हरा रंग का। पूछता है क्वेश्चन में कि हरे रंग का विलयन, हरे रंग का विलयन कौन सी होती है, तो फेरस सल्फेट के विलयन हरा होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि हरे रंग का विलयन का सूत्र लिखें, तो FeSO4 हरे रंग का विलयन है ना, ये हो गया। अब भूरे रंग की विलयन हो गया कॉपर सल्फेट। चलिए ये आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण सहित, बहुत आसान है, हमने समझा दिया आपको कि देखिए किस तरह से अभिक्रिया करता है। फेरस है, कॉपर से जाकर अटैक, कहा कि तुम जाओ, एक कमजोर था बेचारा कॉपर, वो साइड हो गया, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब इसे अलग अलग कर देना। एक कोई मान लिया जाए कि एक पत्थर है, और पत्थर को उसे हम तोड़ देंगे। एक पत्थर है, ये मान लीजिए कि पेन कहाँ गया, ये हमारा, ये पत्थर है, इसे हम तोड़ेंगे तो कोई बड़ा टुकड़ा, कोई छोटा टुकड़ा, कोई उससे बड़ा, कोई छोटा टुकड़ा, 4 भागों में टूट गया। तो कहता है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। अभिकर्मक का मतलब अभिक्रिया करके जो बना हुआ, जो एक ढेला पत्थर बना हुआ है, एक ढेरी है, उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, उससे हम वियोजन का मतलब तोड़ देना। तो एक इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके उसमें से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए उदाहरण देख लीजिए, इसका क्या है इसे, देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण में ये है कि देखिए फेरस सल्फेट का विलयन तो वहाँ पे बना था, यहाँ पर देखिए FeSO4, ये एक मान लिया जाए एक पत्थर है बहुत बड़ा, FeSO4 का विलयन है, इसे हीट किया, जब हीट किया तो ये टूटेगा, तो क्या टूटा, FeO3 फेरस ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बने, 3 अभिकर्मक बना। एकल जो उत्पाद है इस तरफ से 3 अभिकर्मक में बन गया, इससे हम वियोजन कहते हैं, वियोजित हो गया। जब इसको हीट किया तो क्या हुआ, वियोजित हो गया, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब भूरा लाल रंग की विलयन इधर में बना, फेरिक ऑक्साइड बना, ये वाला Fe2O3। अब देखिए हम चूना पत्थर भी बताए थे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है, पाउडर नहीं है। इसको अगर हीट करता है तो पाउडर बनता है, CaO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा वियोजन। यानी कि CaCO3 जब चूना पत्थर का एक पहाड़ है, इसे हम उष्मा देकर हीट किया जा रहा है, तो पाउडर बनेगा, चूना पाउडर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया है।
बहुत आसान क्वेश्चन, इसे समझ पाना, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो आप गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैसे जो बोर्ड ना पूछे यहाँ से ना पूछेगा। अगर नहीं पूछा तो मैं कहिए कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। इसके आगे चलता है, क्या कहता है इसे। अब चलिए इसके आगे ध्यान से ज़रा, अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर के रूप में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको क्वेश्चन पूछता है संचारण को परिभाषित करे। कहेगा लिखा रहेगा परिभाषित करे लिखा रहेगा, और उसमें लिखा रहेगा एक में संचारण, दूसरा में विकृत गंधिता है। तो देखिए कैसे है, यहाँ पर लिखा रहेगा परिभाषित करें, अब इसमें एक में संचारण और दूसरा में विकृत गंधिता। तो देखिए कहता है संचारण को कैसे परिभाषित कीजिएगा। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता, यानी हवा, आर्द्रता का मतलब ये गीलापन, नमीपन, अम्ल आदि के संपर्क में जब आती है, यानी पानी की बूंदे आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी संक्षारित, जैसे मान लीजिए चमकता हुआ लोहा, उसको हवा में खुले में छोड़ दीजिए, पानी में छोड़ दीजिए, तो उस पर कैसा हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, यानी जंग लग जाएगा, जिसको हम देहाती भाषा में उसको चित्ती भी कहते हैं, है ना। लाल रंग भूरा रंग की एक परत चढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं जंग लगना, वो संक्षारण है, उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक की भाषा में संक्षारण। तो कमज़ोर हो जाती है धीरे 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 धीरे, वो सरिया हो या लोहे की कोई रॉड हो या किसी प्रकार का वो कमज़ोर हो जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे में और भी जंग लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर जंग लगती है तो वो काला हो जाता है, लोहे के ऊपर लगता है तो भूरा हो जाता है, भूरा लाल, वो देखे होंगे आप लोग। चांदी के ऊपर जब जंग लगता है तो काला हो जाता है। और तांबे की परत कैसी हो जाती है, हरा रंग को हो जाएगा, तांबा पर जब जंग लगेगा तो हरा हो जाता है। ये संक्षारण के सब उदाहरण है ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस रूप में पूछता है, गारंटी के साथ पूछता है, ध्यान से इसको याद कीजिएगा। अब देखो जंग से बचाने के कुछ उपाय किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अपने साइकिल में क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं लोग गाँव देहात में, है पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, यसद लेपन, यसद लेपन होता है, उसमें ऊपरे से स्टील की जस्तीकरण किया जाता है, उसको यसद लेपन हो गया। विद्युत लेपन किया जाता है, पेंट करते हैं हम लोग, ये संक्षारण से वस्तु को बचाया जाता है। लिख आता है क्वेश्चन कि संक्षारण से बचाने के लिए 2 उपाय लिखे, तो 2 उपाय का यसद लेपन है, विद्युत लेपन है, पेंट है, ग्रीस लगाते हैं भी है। ये क्वेश्चन को आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर का, यानी कोई भी एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है, उठा लीजिए यहाँ से। चलिए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को देहाती भाषा में समझिए तो अगर शाम में बनाया हुआ खाना अगर सुबह में खाते हैं तो उसकी गंध आने लगती है, वो क्या हो जाता है, वो बासी, जिसको कहते हैं हम बासी हो जाना, ये विकृत गंधिता। उसी को सीधी भाषा में समझिए, देहाती भाषा में समझिए तो इससे हम बासी हो गया, विकृत गंधिता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है उत्तर इसका विकृत गंधिता का, हम लोग कहीं कहीं कोई जगह पर इससे बासी हो जाना को और आ जाना कहते हैं। तो विकृत गंधिता को समझिए, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, जब वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में आने से जब खुले छोड़ देते हैं तो उपचायित हो जाते हैं। उपचायित ध्यान दीजिएगा, उपचायित हम क्या समझाए थे कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन हो जाना, जैसे हाइड्रोजन में हो गया या कोई भी ऐसा पदार्थ जो है जैसे नाइट्रोजन, किसी में भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है, उपचयित हो जाता है। जैसे कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ये उपचयन हो गया। तो कोई खाने वाली भी पदार्थ ऐसी होती है जिसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें हवा लग जाता है, तो उसका क्या होता है, हवा लग जाने से उसका स्वाद और गंध बदल जाता है ना। जब बरसात के दिनों में आप कोई तैलीय पदार्थ अगर खरीद कर खाते हैं, ढेर दिनों का रखा हुआ सामान, तो उसका जरा से खाने में अलग सा स्वाद उसमें आ जाता है और उसका गंध भी आने लगती है। वो तो तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचायित हो जाते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। परिवर्तन होने का मतलब बदल जाना, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं, है ना। देहाती भाषा में इसको सुबह का बना शाम का बनाया हुआ अगर सुबह में खाइए तो और आ जाता है, बासी हो जाता है, तो ये विकृत गंधिता ही समझिए। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक ये क्वेश्चन दोनों एक साथ रहता है, कभी अकेले तो कभी साथ। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा ये क्वेश्चन आता ही है। अब आगे चलते हैं, शायद लास्ट है।
हाँ, विकृत गंधिता फिर से एक बार समझा दिया इसको। देखिए क्या कहता है इसे। विकृत गंधिता में वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में उपयोग हो जाती है, जिसके कारण स्वाद और गंध का होता है बदल जाता है, उसे हम विकृत गंधिता। जैसे विकृत गंधिता रोकने का उपाय क्या है, तो हम विकृत गंधित पीछे समझे, लेकिन हम उससे हम रोकें कैसे, विकृत गंधिता को हम रोकें कैसे कि हमारा सामान बचा रहे ढेर दिन तक, लंबे समय तक हम उसे उपयोग कर सकें। खाने का सामान हो, जो खाने के सामान विकृत गंधित हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, तो इससे हम बचा कैसे सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक में जैसे हम चिप्स की थैली आप लोग दुकान में खाते हैं, खरीद के बाज़ार से खाते हैं, तो उसमें से कौन सी गैस भरी जाती है कि नाइट्रोजन गैस होता है, उसको भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का होता है तैलीय पदार्थ को सुरक्षित रखता है लंबे समय तक। अगर बाहर से इसे कोई और ऑक्सीजन ना जाए तो नाइट्रोजन का करता है, ये सुरक्षित रखता है। तो वो बहुत सा बार थोड़ा सा उसमें सामान रहता है खाने वाला पदार्थ, और बहुत बड़ा वो खिल करके रहता है, तो क्या रहता है उसमें गैस रहता है। कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन गैस। आता है क्वेश्चन 1 नंबर के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि नाइट्रोजन चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस होती है ना, N2। इसका आंसर होगा N2, नाइट्रोजन गैस होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है। वायुरोधी बर्तन में जिसमें हवा ना लगे, तो यह प्लास्टिक रेपर जो होता है उसमें रखा जाता है है ना। रेपर के में तैलीय पदार्थ को अधिकतर देखे होंगे, जो बाजार मार्केट में मिलते हैं, इस रेपर में रखे जाते हैं। जो वहाँ पे वायु का संपर्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, तो उसमें खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा जा सकता है। वायुरोधी का मतलब जिसमें हवा ना लगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वायु का स्थान पर नाइट्रोजन गैस। देखिए वायु जहाँ भरना चाहिए, जिस पैकेट में बताएं नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है शीतलन के द्वारा। यानी कि अगर मान लीजिए गर्मियों के दिनों में खाना बनाते हैं, आप लोग क्या सुने होंगे, फ्रिज नाम सुने, देहाती भाषा में हम लोग गाँव देहात में या शहरों में फ्रिज कहते हैं। फ्रिज में रख दीजिए तो क्या होगा, ठंडा ये खाना, उसमें गंध नहीं आएगा, वास नहीं आएगा, बासी नहीं होगा और आएगा नहीं, है ना। तो हम लोग शीतलन करते हैं, उसे क्या करते हैं, ठंडा में रखते हैं। वो क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है, बासी नहीं होता है ना। ठंडे के मौसम में अगर देखिए, ठंडे के दिनों में तो खाना अगर शाम के बनाते हैं तो सुबह में भी खाना उसी तरह से मिलेगा। ठंडा ज़रूर रहता है, लेकिन उसकी गंध बनी रहती है ना। ये हो गया आपका विकृत गंधिता रोकने का उपाय। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते, वायुरोधी बर्तन में रखकर, वायु का स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर के, शीतलन करके। तो हम आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगला अध्याय हो सके तीसरा अध्याय का भी कुछ बचा हुआ क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इसी तरह के लगातार अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।